Students, so there are two type of aspirants who crack any examination in the world. First, who know the exam, and second, who know the examiner. Okay, so अब आप ये कहोगे कि एग्जाम को जानने के तो हमारे पास कई तरीके हैं. हम अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, हम लेक्चर्स लेते हैं, हम जो है कहना चाहिए किताबें भी पढ़ते हैं एग्जाम को लेकर के, सब्जेक्ट को समझने के लिए. लेकिन एग्जामिनर को जानने का क्या तरीका है? आप ये बात सोच रहे होंगे. तो एग्जामिनर को जानने से मेरा मतलब एग्जामिनर को पर्सनली जानना नहीं है, मेरा मतलब है एग्जामिनर के माइंडसेट को जानना. जब वो आपके लिए क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है. ओके, वो किस फील्ड को ज्यादा वेटेज देते हैं, किस फील्ड को कम वेटेज देते हैं, उनके तैयार किए हुए क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है. अगर ये सारी चीजें एक बार आपके समझ में आ गई तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ पाओगे. और एक बार अगर आपने एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ लिया तो जो पेपर होगा वो आप लोगों के लिए दूसरों के मुकाबले में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. और यह भी हो सकता है कि जब आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ रहे हो तो उस वक्त जो है आपके दिमाग में कोई ना कोई पैटर्न आ जाए जो एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में जो है फॉलो कर रहा है. अगर वो पैटर्न अगर आपने एक बार समझ लिया तो चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी. और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने का आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि आप पुराने सालों के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको उठाएं, क्योंकि वही एक चीज है जो एग्जामिनर को आपसे जोड़ती है, वही एक चीज है जो एग्जामिनर की आपके पास मौजूद है. इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप एग्जामिनर के माइंडसेट तक आपको पहुंचाए. तो आज हम यहां पर एएमयू बीए का जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर है उनको यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है. ओके, तो आई होप ये क्लास बहुत ज्यादा मजेदार होगी और आप लोग पूरी तवज्जो के साथ इस क्लास को सुनेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो बेसिकली यहां पर सवाल यह पूछा गया है, When Humayun died, अकबर was serving his provincial posting at, यानी कि जब मुगल एम्पायर का दूसरा बादशाह हुमायूं की डेथ हो जाती है तो अकबर उस वक्त जो था, फ्यूचर किंग जो था, वो उस वक्त कहां था, कहां पर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था. यहां पर चार आपके पास जो है ऑप्शन है. पहला है आपका अवध, दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा है कंधार और आपका चौथा है दिल्ली. ओके, अवध, पंजाब, कंधार और दिल्ली. अब यहां पर यह बात याद रखिएगा कि अकबर की उम्र उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी जब हुमायूं की डेथ हुई थी. तो अकबर जो था अपने एक गार्जियन जिनका नाम बैराम खां था, उनके साथ जो थे अफगानों से लड़ने गए थे. अफगान कुछ ऐसे बगावत करने वाले लोग थे, अफगान राजा, उनसे लड़ने गए थे. तो अकबर जो था उस वक्त कहां पर थे? पंजाब में. तो यहां पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी जो पंजाब का है वो यहां पर सही होगा. अकबर उस वक्त बहुत छोटे थे, 13-14 साल के, और अकबर जो था बहराम खां के साथ लड़ रहे थे. ये पंजाब में बैराम खां के साथ में यानी उनके सपोर्ट में मिलकर के लड़ रहे थे अफगानी सरदारों से. तो यहां पर आपको एक माइंडसेट अपने दिमाग में ये लेकर चलना है कि मैं जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो उस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन निकल रहे हैं मुझे उनको भी सॉल्व करते हुए चलना है. ओके, ताकि अगर आपने 20 या 30 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उनके साथ ही साथ आपके कम से कम 100 या फिर 120 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी तैयारी और जो है ब्रॉड लेवल पर हो जाएगी. तो अगर आपने यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे. हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर जो था वो पंजाब में अफगानी सरदारों से जो लड़ा था वो किसके साथ मिलकर लड़ा था, ये पूछ लिया जाए आपसे. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकलते हैं. ये चीज जो होगी वो कॉमन सेंस से आप आराम से समझ सकते हैं. ओके, तो चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. तो दूसरा क्वेश्चन यहां पूछा गया है, अकबर द ग्रेट वॉज बॉर्न एट, यानी अकबर द ग्रेट जो थे, महान अकबर, कहां पैदा हुए थे. यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है, दिल्ली, आगरा, लाहौर और अमरकोट. तो यहां पर आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन डी यानी कि अमरकोट ठीक है. ओके, अकबर जो थे वो अमरकोट में पैदा हुए थे और आज ये अमरकोट आपका पड़ता है सिंध, पाकिस्तान में. कहां पर? पाकिस्तान में. तो अकबर जो थे पाकिस्तान के अमरकोट में पैदा हुए थे. अब इस जगह का नाम चेंज होकर के बन गया है उमरकोट. ये बात याद रखने की है, इसका नाम उमरकोट हो गया है. तो अब यहां पर भी देखिए इस सवाल में कई सवाल निकल सकते हैं. पहले ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि अमरकोट जहां अकबर पैदा हुए थे उसका नया नाम क्या है. ओके, तो आप नया नाम ये लिख सकते हैं. अब इस शहर के बारे में आपको एक बात और बता दूं जो एक फन फैक्ट के तरीके से है, वो ये कि जो आपका ये अमरकोट या उमरकोट जो पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है, ये पाकिस्तान की इकलौती सिटी है जहां पर हिंदूज मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में. ओके, ये बात भी आप याद रखिएगा. हो सकता है कभी इस सवाल को भी आपको फेस करना पड़ जाए. तो अमरकोट या उमरकोट पाकिस्तान की इकलौती सिटी है जहां पर हिंदूज जो है वो मेजॉरिटी में. ओके, और ये कहां पर आती है? पाकिस्तान के सिंध में. आगे चलते हैं.
पूछ रहे हैं द टाइटल अबुल फता बिलोंग टू द जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद एंड नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन आ गए कि अबुल फता टाइटल जो था वो किस बादशाह का था। तो अबुल फता बेसिकली, अबुल फता को समझिए कि अबुल फता का मतलब क्या होता है। तो यहां पर अबुल का मतलब होता है फादर, क्या होता है, फादर, और फता का मतलब होता है, फता का मतलब होता है विक्ट्री। ओके, तो अबुल फता का मतलब हुआ द फादर ऑफ विक्ट्री। तो अबुल फता एक ऐसे राजा को कहेंगे जिसने अपनी जिंदगी में कई सारी जंगें जीती हो। ओके, तो अबुल फता जो टाइटल था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, यानी अकबर द ग्रेट का जो पूरा नाम हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, अबुल फता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सही है, क्लियर है, आगे चलते हैं। सवाल हो रहा है द मुगल एम्परर अकबर डाइड एट, यानी मुगल एम्परर अकबर जो थे उनकी डेथ कहां हुई थी, कहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। सिंपल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर अकबर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इसको तो कहीं भी छोड़कर नहीं आओगे, इसको तो आप कर ही डालोगे। ठीक है, यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड इलाहाबाद, और विदाउट एनी डाउट यहां पर ऑप्शन सी यानी फतेहपुर सीकरी इस सवाल का जवाब है। अकबर ने अपनी आखिरी सांस कहां ली थी, फतेहपुर सीकरी में अपनी आखिरी सांस ली थी। अब क्वेश्चन की थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। फतेहपुर सीकरी ये वही कहना चाहिए शहर है जिसको बसाया था अकबर ने। ओके, अकबर ने ही इसको बसाया था। अब इस सवाल में कई सवाल बनेंगे और वो कई सवाल आपके कई सवाल सॉल्व करा देंगे। अब देखते रहिए, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था, अकबर ने। अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी को। यहां पर जो था एक सूफी थे जिनका नाम था शेख सलीम। क्या नाम था, शेख सलीम। तो शेख सलीम जो है वो यहां पर दफन है, उनका यहां पर मजार है। ओके, तो शेख सलीम जो थे ये वही बुजुर्ग थे जिनके पास जाकर अकबर ने अपना जो था बेटा होने के लिए दुआ मांगी थी कि मेरा बेटा हो जाए। तो शेख सलीम ने उनके लिए दुआ की थी तो अकबर का बेटा हो गया था। ओके, तो ये जो शेख सलीम है इनका मजार था यहां पर फतेहपुर में। अकबर जो थे शेख सलीम से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे, उनके कहना चाहिए एक डिसिपल मुरीद तरीके से थे। ठीक है, तो अकबर ने उनकी याद में एक पूरा शहर बना डाला फतेहपुर सीकरी, और वहीं पर जाकर के अकबर ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। सवाल हो रहा है दारा शिको रॉट आर ट्रीटाइज लिंकिंग सूफी एंड उपनिषदिक फिलोसॉफिकल थॉट इंटाइल्ड एज, यानी कि दारा शिको जो कि मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा और मुगल बादशाह औरंगजेब का भाई था। तो दारा शिको काफी एक बड़ा स्कॉलर था, काफी जबानें ही जानता था। तो दारा शिको ने कई सारी किताबें लिखी हैं। अब यहां ये कह रहे हैं कि दारा शिको ने एक किताब लिखी थी जहां पर उसने जो उपनिषदिक फिलॉसफी थी, यानी कि जो एक हिंदू ग्रंथ होता है उपनिषद जो होता है, तो उपनिषद की जो फिलॉसफी थी और जो सूफी फिलॉसफी थी इस्लाम की, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को लिंक करके एक किताब लिखी थी। उस किताब में इन दोनों फिलॉसफी के बारे में बात की गई थी। यहां पूछ रहे हैं कि उस किताब का नाम क्या है, दारा शिको की वो किताब का नाम क्या है। तो उस किताब का नाम यहां पर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मजमाउल बहरैन। क्या है, मजमाउल बहरैन। अब मजमाउल बहरैन जो है देखिएगा, मजमाउल बहरैन, तो मजमा का मतलब होता है मिक्सचर, ओके, या लिंक करना। मजमा का मतलब यह होता है। बहरैन का मतलब होता है दो समंदर। बहर का मतलब एक, बहरैन का मतलब दो समंदर। तो यहां पर इन्होंने दो फिलॉसफीज को लिंक किया है, मतलब दो समंदरों को मिलाकर रख दिया। इस किताब का मतलब यह हुआ। ठीक है, तो यहां पर दारा शिको की जो किताब थी जो उपनिषदिक और सूफी फिलोसॉफिकल थॉट्स को लिंक करती थी, उस किताब का नाम है मजमाउल बहरैन। ठीक है, क्लियर होगा, आगे चलते हैं। यहां ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इनमें से कौन सी किताब है जो डॉक्टर अंबेडकर के जरिए नहीं लिखी गई है, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको नहीं लिखा है। तो कभी कभी सवाल बनते हैं कौन सी किताब है जिसको लिखा है, कभी कभी सवाल बनते हैं कौन सी किताब है जिसको नहीं लिखा है। तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से तीन किताबें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है, एक किताब है जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखी है। आपको उसी किताब को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर देखिए चार किताबें हैं, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड रिडल्स इन इस्लाम। तो यहां पर ये चार किताबें और उनमें ऑप्शन डी आपका जो है यानी रिडल्स इन इस्लाम, ये डॉक्टर अंबेडकर के थ्रू नहीं लिखी गई है।
समझ आ रहा है? ये किताब डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखी है। अब यहां पर आप ये दिमाग लगाइए कि ये जो 3 किताबें आपको और दी गई हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कल को हो सकता है आपसे सवाल आ जाए कौन सी किताब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है। तो अगर आप अभी इस चीज को पढ़ लेंगे तो आपका वहां पर जाकर के ये चीज रिकॉल हो जाएगी और आपको फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन कर कर आ जाओगे। तो रिडल्स इन इस्लाम जो किताब है ये डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखी है। ओके, और मजे की बात यह है कि इसी से मिलती जुलती एक और किताब है, उस किताब का नाम है रिडल्स इन हिंदुइज्म। रिडल्स इन हिंदुइज्म, तो रिडल्स इन हिंदुइज्म ये लिखी थी डॉक्टर अंबेडकर ने। समझ आ रहा है? रिडल्स इन इस्लाम नाम की कोई किताब इन्होंने नहीं लिखी थी। तो यहां पर आपकी ये 3 किताबें जो ऊपर दी गई हैं, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये तो लिखी गई है उनके थ्रू। एक और किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये किताब जो थी ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी थी, लेकिन यहां पर इस्लाम लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ताकि अगर आपको नॉलेज भी हो तो थोड़ा यहां पर कॉमन सेंस आपकी जांचना चाहता है एग्जामिनर कि आप जो है कॉमन सेंस यानी कि आपने जो है पूरी तरीके से फोकस होकर के पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप कहीं वर्ड्स के चेंज से जो है कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर रिडल्स इन इस्लाम नामी कोई किताब उन्होंने लिखी थी, इसलिए जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी रहेगा। आगे चलते हैं। द टाइटल ऑफ एडोल्फ हिटलर ऑटोबायोग्राफी इज, यानी कि एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उसका टाइटल क्या था? देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है आपकी बायोग्राफी, ओके, एक चीज होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है किसी भी इंसान की जिंदगी पर अगर कोई इंसान लिखे, किसी भी इंसान की जिंदगी पर किताब लिख दे, वो होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कोई इंसान खुद की जिंदगी पर कोई किताब लिख रहा है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। तो हिटलर ने जो था अपनी जिंदगी पर ही एक किताब लिखी थी, तो बेसिकली वो किताब जो है ये पूछ रहे हैं कि उस किताब का टाइटल क्या है, उस किताब का नाम क्या है। तो यहां पर आपके सामने 4 जो है वो है ऑप्शन है। यहां पर आपका ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है यहां पर आपका ऑप्शन बी यहां पर आपका जो है वो रहेगा जवाब। ठीक है, ये ऑप्शन बी आपका जवाब है। ये किताब जो थी यानी कि माइन काम्फ, ये एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। माइन काम्फ भी अब देख लेते हैं क्या है। माइन काम्फ, यहां पर जो पी है वो साइलेंट रहेगा। ओके, तो माइन काम्फ का मतलब होता है माई स्ट्रगल, ये एक जर्मन वर्ड है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है माई स्ट्रगल। ओके, तो एडोल्फ हिटलर ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माई स्ट्रगल और जिसका टाइटल था माई काम्फ। आगे चलते हैं। सवाल पूछा गया है इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि जो है अल्पसंख्यकों का जो अंतरराष्ट्रीय दिन है वो क्या है। ठीक है, अल्पसंख्यक क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, मुझे लगता है ये तो आपको कम से कम जानना ही चाहिए माइनॉरिटी क्या होता है। तो माइनॉरिटी कहते हैं किसी भी देश में जो कम संख्या के लोग होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। माइनॉरिटी कई तरीके के होते हैं, कम धर्म के मानने वाले लोग होंगे वो धार्मिक माइनॉरिटी बन जाएंगे, और क्या ना चाहिए कुछ लोग होंगे जो एक कोई भाषा को कम जानने वाले लोग होंगे तो वैसे माइनॉरिटी बन जाएंगे। सही है, तो अब ये पूछ रहा है इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी यानी कि 18 दिसंबर। सही है, 18 दिसंबर ऑप्शन डी आपका यहां पर इसका जो है सही जवाब है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। यहां पर ये पूछ रहे हैं द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इज सिचुएटेड इन, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कौन से देश में, सॉरी वो कौन सी कहना चाहिए सिटी में है, ये यहां पर सवाल हो रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आप तो जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन के जो 5 ऑर्गन है उनमें का जो जुडिशियल ऑर्गन है वो आपका आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, ये पूछ रहा है ये कहां सिचुएटेड है यानी कहां लोकेटेड है, कहां पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आपका ऑप्शन बी यानी कि हैग में। ओके, हैग एक सिटी है, कहां पर है हैग, कहां किस देश में है, ये है आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक सिटी है जिसका नाम है हैग, तो हैग में है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सही है, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। यहां सवाल हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क,
ओके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। यहां पर आपसे जो है एक सवाल हुआ है कि सार्क के मेंबर इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो बेसिकली सार्क क्या है, ये एक एशियन देशों का एक कहना चाहिए एक ग्रुप है जहां पर वो बैठ करके अपनी रीजनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपस में बिजनेस वगैरह, आपस की पॉलिसीज जो होती है उनको डिस्कस करते हैं, तो उसको कहते हैं हम सार्क। ओके, तो बहुत सारी एशियन कंट्रीज जो है वो सार्क की मेंबर है, लगभग 8 कंट्रीज जो है वो सार्क की मेंबर है। लेकिन यहां पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो सार्क का मेंबर नहीं है। 4 ऑप्शन दे गए, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहां पर आपका ऑप्शन डी यानी कि म्यांमार जो है वो सही आंसर है। ये म्यांमार जो है आपका, यानी कि जिसे हम तिब्बत भी कहते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, तो ये जो है सार्क का मेंबर नहीं है। बाकी लगभग 8 देश जो है वो सार्क के मेंबर है। सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। वो 8 देश कौन है ये आप इसमें देख भी लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको, देखने में लग रहा होगा। अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, इंडिया, ये सब वगैरह, मालदीव, ये सब आप देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। पॉज कर लीजिएगा, ये इन फ्लैग्स को देखकर ही आप समझ जाओगे कि कौन से जो होते हैं मेंबर होते हैं। यहां पर हमने फोटो इसलिए लगाया ताकि आप चीजों को पढ़ने की साथ साथ चीजों को विजुअलाइज भी करें। विजुअलाइज आप करेंगे, चीजों को देखेंगे तो वो चीजें और अच्छे से जहन में जो होती हैं बैठ जाती हैं, पिक्चराइज आप अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, तो यहां पर आप पॉज करके भी देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर है। तो यहां पर आप म्यांमार का झंडा नहीं देखोगे, समझ में आ रहा है, तो इसलिए म्यांमार जो है ऑप्शन डी जो है आपका वो होगा सही, ये सार्क का मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पर ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने इसके परमानेंट मेंबर हैं। ये सवाल यहां पर हो रहा है। तो यहां पर विदाउट एनी डाउट आपका ऑप्शन ए यानी कि 5 राइट आंसर है। 5 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं, बिल्कुल परमानेंट मेंबर है 5 कंट्रीज। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी है देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, 4 फ्रांस एंड सबसे लास्ट ब्रिटेन। ये 5 कंट्रीज आपकी हैं, ये आपके सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी कंट्री जो है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर नहीं है। हाँ, ये लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे देशों को 2-2 साल के लिए मेंबरशिप दे देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कितने मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो जवाब होगा 10। ओके, लेकिन यहां पर परमानेंट मेंबर्स को पूछा गया, वो कौन से मेंबर है जो कभी हटते ही नहीं है, जो परमानेंट है। तो परमानेंट मेंबर यहां पर आपके सिर्फ 5 है, वो 5 मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पूछा गया है हु वाज सिक्किम लास्ट किंग बिफोर इंडिया टुक कंट्रोल ऑफ इट इन अप्रैल 1973। सिक्किम जो आज हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारे देश का एक स्टेट है, ये असल में 1973 तक इंडिया का पार्ट नहीं था, बल्कि सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। ओके, थोड़ी बात सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन हकीकत में यही है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, लेकिन सिक्किम एक बहुत लंबे अरसे तक, एटलीस्ट 23 साल तक जो था, इससे अलग रहा। सही है, तो 23 साल के बाद लगभग 26 साल के बाद 1973 में सिक्किम जो था इंडिया का पार्ट बना था। और उस वक्त जो था यहां सवाल ये हो रहा है कि सिक्किम का राजा तब कौन था जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना 1973 में, यानी जब सिक्किम का और इंडिया का मर्जर हुआ एक एग्रीमेंट के थ्रू, और जब सिक्किम इंडिया में आ गया तो सिक्किम का राजा कौन था, यहां ये बात पूछी जा रही है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी पाल्डेन थोडोक नमग्याल, ये बंदा यहां का राजा था, और ये यहां पर आप इसको देख भी सकते हो। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये इसी इंसान की पिक्चर है जो सिक्किम का राजा है, और ये यहां पर बैठा है इंदिरा गांधी, इंडिया की जो लेट प्राइम मिनिस्टर थी, उनके साथ में बैठा है। ओके, तो ये बंदा जो था सिक्किम का आखिरी राजा था। यहां पर शक्ल से भी आप पहचान लीजिए, नाम क्या था, पाल्डेन थोडक नमग्याल। ठीक है, जब इंडिया 1973 में इंडिया ने सिक्किम को अपने अंडर लिया था, सिक्किम जब इंडिया का पार्ट बना था, तब ये बंदा यहां पे राज करता था। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप इन 1946 अंडर द प्रोविजंस ऑफ। यहां ये कह रहे हैं कि जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी,
यानी कि एक असेंबली बनी थी, उनको यह काम दिया गया था कि भाई ऐसा है कि अब इंडिया तो आजाद होने वाला है, तो आप अपने लिए संविधान वगैरह बना लो, ठीक है, अपने लिए संविधान बना लो। तो उसके लिए एक असेंबली बैठी थी, एक पार्लियामेंट टाइप पूरी असेंबली बड़ी सी बैठी थी, इसके कई सारे मेंबर हुआ करते थे। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो असेंबली बनी थी ये किस प्रोविजन के तहत बनी थी, ऐसा कौन सा एक्ट, ऐसा कौन सा कानून, ऐसा कौन सा प्रोविजन लाया गया था जिसने इस बात को मंजूरी दी थी कि अब इंडियंस जो है अपनी खुद की एक असेंबली बना सकते हैं और वो असेंबली उनका संविधान, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, ये कह रहे हैं ये प्रोविजन, ये मंजूरी कहां से मिली थी। ठीक है, तो ये मंजूरी आपकी मिली थी द कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी। द कैबिनेट मिशन प्लान एक प्लान आया था, ये ब्रिटिशर्स के थ्रू लाया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये बात लिखी गई थी कि इंडियंस जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए और वो उनकी असेंबली जो होगी इंडिया का संविधान या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। फिर इन सारे लोगों में से 7 लोग थे जिनकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसको लीड कर रहे थे, कौन कर रहे थे लीड, अंबेडकर। फिर उन लोगों ने मिलकर के क्या किया था, संविधान बनाया था। तो एक तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये आपकी लाइक इंटर्म पार्लियामेंट के तौर पर भी काम कर रही थी, यानी कि उस वक्त पार्लियामेंट वगैरह तो नहीं बनी थी, तो यही जो थी एक तरीके से एक पावर थी उस वक्त। ठीक है, कई सारे लोग इसके कहना चाहिए मेंबर थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, अंबेडकर इसके मेंबर थे और आपको कहना चाहिए जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर थे, ये सारे लोग इसके मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं, ये मेंबर है। ये देखिए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, ये भी इसके मेंबर है। ठीक है, तो ये हमने फोटो लगाया, यहां से आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। यह सवाल हो रहा है द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फाउंडेड बाय मोहन सिंह इन, यानी कि मोहन सिंह ने इंडिया की आजादी के लिए एक फौज बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम शॉर्ट में INA भी कहते हैं। ये पूछा जा रहा है कि ये आर्मी जो थी ये कौन से देश में बनाई गई थी। तो बेसिकली ऐसा था कि इंडिया पे तो अंग्रेजों का अच्छा खासा होल्ड था, यहां पर आप बहुत कर सकते हो, तो अंग्रेजों को लेटर लिख सकते हो, पिटीशन लिख सकते हो, आप जल्द से जुलूस निकाल सकते हो, आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना वाज नॉट एन ऑप्शन इन इंडिया। ओके, तो ये काम तो इंडिया के बाहर से ही होना था। तो मोहन सिंह जो थे वो बाहर गए एक दूसरे देश, वहां पर उन्होंने इंडिया की आजादी के लिए बाकायदा एक आर्मी बनाई जहां पर रिक्रूटमेंट होता था, लोग वहां पर अपनी तैयारी करते थे। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर ये लोग जो है ब्रिटिशर्स पर हमला करके इंडिया को आजाद करा सके। सही है, तो मोहन सिंह जो थे उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी, इसको फाउंड किया था। सवाल ये हो रहा है कि मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को कहां पर फाउंड किया था, किस देश में। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब है ना ऑप्शन ए, यानी सिंगापुर। ये सिंगापुर गए थे, सिंगापुर में जाकर के इन्होंने जो था इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड किया था, बनाया था। सही, ठीक है। यहां पर देखिए इंडियन नेशनल आर्मी की परेड का ये एक पूरा सीन है, यहां पर आपको ये दिख जाते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये उसका एक ओरिजिनल फोटो है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको कहां बनाया गया था, सिंगापुर में। याद रखिएगा, बहुत से लोग जापान वगैरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका असली आंसर है सिंगापुर। आगे आते हैं। यहां सवाल हो रहा है हु गैव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था। यहां पर यह सवाल असल में आपका अक्सर पूछ लिया जाता है कि नारों की वजह से कई सवाल हो जाते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो ये अलग अलग सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जय हिंद का नारा असल में किसने दिया था। तो नारे उस वक्त क्या होता था कि प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो प्रोटेस्ट में नारे तो देखिए लगते हैं। ठीक है, तो पब्लिक को एक मोटिवेशन देने के लिए, एक जोश दिलाने के लिए नए नए नारे जो था वो नए नए लीडर्स दे रहे थे, और यही नारे फिर आगे जाकर के ऐतिहासिक बन गए, आज ये हमारे सिलेबस का देखिए हिस्सा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा देने वाले आपके ऑप्शन बी, यानी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो आगे जाकर के इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर भी बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। ठीक है, जब ये इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कर रहे थे तब इन्होंने वहां पर जय हिंद का नारा लगाया था। ओके, आगे चलते हैं। यहां आपसे सवाल हो रहा है हु इज नोन एज नौशेरा का शेर, यानी कि नौशेरा का शेर किसको कहा जाता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही लग रहा होगा कि भाई किसी इंसान की बहादुरी की वजह से उसको ये जो है टाइटल दिया जा रहा है, क्योंकि शेर वगैरह जब हम कहते हैं किसी को तो तभी कहते हैं जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बहादुर, बहुत ज्यादा ब्रेव होता है। तो डेफिनेटली ये किसी बहुत बहादुर इंसान का काम है जिसकी वजह से उसको नौशेरा का शेर का लकब दिया गया, उसका टाइटल दिया गया। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कैप्टन अब्बास अली, हवलदार अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और कर्नल शौकत अली। सही,
तो यहां पर बेसिकली देखिए, इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो हुआ यह था कि इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर एक अटैक होता है, और उस अटैक में इंडिया का काफी हिस्सा पाकिस्तान की कब्जे में चला जाता है। ओके, पाकिस्तान की आर्मी आगे बढ़ती जाती है। इतने में क्या होता है, एक ब्रिगेडियर थे, वो उठकर सामने आते हैं और हमला करते हैं और पाकिस्तान की आर्मी को रोक देते हैं। ठीक है, वो रोक देते हैं, और ये उनका एक बहुत बड़ा ब्रेवरी का एक्ट था, जिसकी वजह से उनको नौशेरा का, शेर का खिताब या लकब या टाइटल दिया गया था। और वो कौन थे? वो थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। कौन थे? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बहादुरी की वजह से पाकिस्तान की आर्मी को रोक कर रखा था। ठीक है, जिसकी वजह से इनके इस एक्ट ऑफ ब्रेवरी को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया, और फाइनली इनको खिताब या इनको टाइटल दिया गया नौशेरा का शेर। ठीक है, नौशेरा एक जगह है, तो बेसिकली उसी जगह से ये टाइटल इनका लिंक्ड है, यानी कि ये नौशेरा के शेर है। हम भी जब किसी को टाइटल देते हैं तो हम अलग अलग तरीके से टाइटल देते हैं ना, कि ये मतलब ये तो तरीके से शेर है, या ये इट्स लाइक लायन। ओके, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इनको टाइटल दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ये थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है, इसको भी देख लीजिए। यहां ये पूछ रहे हैं, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यहां पर ये पूछ रहे हैं कि जब इमरजेंसी लगती है और सारे लोगों के सारे अधिकार छिन जाते हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो संविधान गवर्नमेंट को यह हक देता है कि वो आपको जेल में डालें, आपको बंद करें। ठीक है, आपकी आवाज दबाने के लिए जो चाहे वो करें, संविधान उनको हक देता है। तो यहां पर यह सवाल हो रहा है कि यहां पर जब हमसे इमरजेंसी में सारे के सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं, तो वो ऐसा कौन सा हक है, ऐसा कौन सा राइट है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान भी हमें हमारे उस राइट से हाथ नहीं धोने दे सकती, हमारा वो राइट भी हमारे पास रहेगा। यहां ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर 4 राइट है: राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ। ये राइट टू स्पीच का मतलब बोलने का राइट। ओके, बोलने का राइट, कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ जो है स्पीचेस दे रहे हैं, ये राइट टू स्पीच में आता है। तो गवर्नमेंट इसको मतलब कि जो है बैन कर सकती है, आपका राइट टू स्पीच आपसे छीना जा सकता है। दूसरा है राइट टू रिलीजन, यानी अपने धर्म को फॉलो करने का राइट, यहां पर गवर्नमेंट इस राइट को भी छीन सकती है। राइट टू इक्वालिटी यानी बराबरी का राइट, तो गवर्नमेंट इस राइट को भी छीन सकती है। जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी के दौर में जो है आपसे बराबरी का सलूक किया जाए, हो सकता है कि आपको आपके बहुत सारे राइट्स से महरूम कर दिया जाए, उन राइट्स को छीन लिया जाए। तो राइट टू इक्वालिटी इस तरीके से गवर्नमेंट आपसे छीन सकती है। राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा राइट है जो गवर्नमेंट आपसे नहीं छीन सकती। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट आपसे जिंदा रहने का हक नहीं छीन सकती। मतलब यह कि गवर्नमेंट आपको मार नहीं सकती, गवर्नमेंट आपको मारने की सजा नहीं दे सकती, सिर्फ इस वजह से कि इमरजेंसी लगाए और गवर्नमेंट को सारे राइट्स है। ओके, तो गवर्नमेंट को आपको मारने का राइट नहीं है, बाकी गवर्नमेंट्स को सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है। समझ में आया? आपसे बोलने का राइट छीना जा सकता है, आपको बराबरी का राइट छीना जा सकता है, कई सारे राइट छीने जा सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने का इकलौता राइट है जो बिल्कुल मिनिमम राइट है, बेसिक राइट है, जिंदा रहने का राइट, वो आपसे गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। ओके, आगे आते हैं। यहां पूछ रहे हैं विच अमेंडमेंट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर आप भारत का संविधान कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीजें हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप जिनको एंजॉय करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में कई राइट्स आते हैं, राइट टू स्पीच हो गया, राइट टू प्रोपेगेट द रिलीजन हो गया, राइट टू एक्सरसाइज द रिलीजन हो गया, अपने धर्म को मानना, बोलना, प्रोटेस्ट करना, ओके, अपना बिजनेस बनाना, जमीन खरीदना, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अब जाहिर है आप इतने सारे राइट्स को एंजॉय कर रहे हो तो बदले में कुछ ड्यूटीज भी तो आपको दी जानी चाहिए ना, ताकि बैलेंस बना रहे, है ना। अब गवर्नमेंट आपको सारे राइट्स दे रही है, बदले में आप गवर्नमेंट को क्या दे रहे हो, तो उसके लिए संविधान में एक और चीज ऐड की गई, उस चीज को कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली ये सारे के सारे जो सिटीजन होते हैं उन पर लागू होती है, ये उनको जो है करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो नहीं थी, ये काफी जो है बात की चीज है, बहुत बाद में ये संविधान में ऐड किया गया था। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा
अमेंडमेंट था जिसके जरिए संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। पहले देखते हैं अमेंडमेंट क्या होता है। यहां पर एक लफ्ज है अमेंडमेंट। ओके, हो सकता है बहुत से लोग अमेंडमेंट को ना जानते हो कि अमेंडमेंट होता क्या है। तो देखिए ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को मान लीजिए संविधान में कोई चीज करनी है, कोई कानून बदलना है, ठीक है, वो कानून अब एक्सपायर हो रहा है या फिर मॉडर्न जमाने के हिसाब से नहीं चल रहा है या नए चैलेंजेस आ रहे हैं इसलिए कानून नया होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक बिल लेकर आती है पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, वहां पर उस बिल पे बहस होती है, वोट डाले जाते हैं और अगर जो है वोट हक में पड़ते हैं, सपोर्ट में पड़ते हैं, तो वो बिल जो होता है पास हो जाता है। गवर्नमेंट जो है संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, कोई कानून बदल सकती है या नया कानून ला सकती है, इसी को अमेंडमेंट कहते हैं। अब ये अमेंडमेंट कई बार हुआ है, 100 बार से ज्यादा हुआ है, 100 बार से ज्यादा हो चुका है आजादी से लेकर अब तक। यहां पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसके जरिए संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। सही, तो वो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 40th, 42nd, 43rd एंड 44th, यानी 40, 42, 43 और 44। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 42nd, यानी कि 42वां। तो आपका जो 42वां है फिलहाल, यानी ऑप्शन बी, वो इसका सही जवाब है। 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया गया था। तो आपका जो 42वां संविधान था ये इमरजेंसी के दौरान ही पास हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, जब इमरजेंसी लगी हुई थी तभी जो आपका 42वां अमेंडमेंट था, बहुत सारी चीजें इस अमेंडमेंट के तहत जो थी संविधान में लाई गई थी। संविधान का पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से जो था काफी हद तक चेंज कर दिया गया था। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर ये पूछ रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया? इंडिया पर अटैक करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कह सकते हैं कौन था, इन्वेडर कौन था, हमला आवर कौन था? ठीक है, यहां पर ये नहीं पूछा है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमिंग टू इंडिया, इंडिया में आने वाला पहला मुसलमान कौन था, क्योंकि इंडिया में जो पहले मुसलमान आए थे वो बेसिकली बिजनेसमैन थे। ओके, नॉट द इन्वेडर और द किंग, ये काफी बात के लोग हैं, इनसे भी बहुत पहले इंडिया में था बिजनेसमैन वगैरह आया करते थे। लेकिन यह सवाल हो रहा है कि इंडिया पर बाकायदा एक मिलिट्री कैंपेन किसने लॉन्च किया, एक मिलिट्री अटैक किसने किया? आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और इल्तुतमिश। ओके, यहां पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था लगभग 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का इंडिया आना हुआ था, और बाकी के जितने हैं वो मोहम्मद बिन कासिम से 200-300 साल तक बाद के लोग हैं। ओके, तो मोहम्मद बिन कासिम, ये आपको जो स्क्रीन पर है मोहम्मद बिन कासिम की डिपिक्शन है, ये उनकी एक ड्राइंग थी, उस ड्राइंग से ये फोटो लिया गया है। तो मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आने वाला पहला मुस्लिम इन्वेडर। ओके, यहां पर इसमें कुछ ज्यादा आगे जानने की जरूरत नहीं है। महमूद ऑफ गजनी, ये भी कई सारे लगभग 300 साल बाद के हैं। मोहम्मद गौरी भी बात के, इल्तुतमिश तो और ज्यादा बात के हैं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक। यहां आपसे पूछ रहे हैं, विच इंडियन म्यूजिशियन इज क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सितार एंड तबला? सितार एंड तबला जो आजकल म्यूजिशियन बहुत बजाते हैं, आप लोगों में से जो लोग म्यूजिक से लगाव रखते होंगे वो इन दोनों के बारे में जानते होंगे, सितार और तबला के बारे में। तो यहां पूछ रहे हैं कि सितार और तबला इजाद करने का या इसका इन्वेंशन का क्रेडिट किसको जाता है? कौन सा ऐसा इंसान था जिसने सबसे पहले इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया था? 4 ऑप्शन है, तानसेन, अमीर खुसरो, बाइजू बावरा और है आपका पुरंदरसा। यहां पर मसला यह है कि बहुत से लोग तानसेन के बारे में जानते हैं, तानसेन एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, तो हो सकता है कि वो लोग तानसेन का नाम लिख दे और यहीं पर वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर तानसेन जो है इस सवाल का गलत जवाब है। तानसेन वाज नॉट द इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार। तानसेन is here the wrong answer. The real and correct answer is Amir Khusro. Okay, Amir Khusro, the famous poet who served the court of Alauddin Khilji. तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में ये थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो थे, इन्हीं को जो क्रेडिट दिया जाता है सितार और तबला के इन्वेंशन का, जिसको आज तक म्यूजिशियन जो है यूज करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक इंडियन इन्वेंशन है, अमीर खुसरो ने इसको इजाद किया था। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है काफी फेमस है अपनी पोएट्रीज के लिए, अपनी पर्शियन पोएट्रीज के लिए वो काफी फेमस है। फारसी में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शायरियां लिखी हैं, लेकिन साथ ही साथ तो एक म्यूजिशियन भी थे, और इन्होंने इन दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि सितार और तबला
का इन्वेंशन भी इसके साथ में किया था। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल हो रहा है, द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन एपिक महाभारता इन पर्शियन वॉज कमीशन्ड बाय, यानी कि महाभारता जो एक सनातन ग्रंथ है जिसमें बेसिकली जो था पांडवों और कौरवों के बीच एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बारे में बेसिकली इस महाभारता में बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि महाभारत का जो तर्जमा हुआ था या ट्रांसलेशन हुआ था फारसी में, वो ट्रांसलेशन किस बादशाह ने कराया था? तो मुगल दौर में ही हुआ था, ये तो पक्का है। मुगल दौर में यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, अकबर और दारा शिकोह। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी ये है कि बहुत से लोग दारा शिकोह का नाम लिखकर आ सकते हैं। तो देखिए, दारा शिकोह जो था, ही वाज द बेसिकली अ ग्रेट स्कॉलर, और दारा शिकोह ने कई सारी किताबों का ट्रांसलेशन किया भी था, लेकिन दारा शिकोह ने इसका ट्रांसलेशन फारसी में नहीं किया था। इसलिए हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो ट्रांसलेशन कमीशन किया था, यानी कि ट्रांसलेशन करवाया था, वो करवाया था अकबर ने। यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए भी ट्रिकी है, यहां पर पूछा गया है वॉज कमीशन्ड बाय, यानी किसने करवाया था। यहां ये नहीं पूछा गया है हु ट्रांसलेटेड, यानी जिस बंदे ने किया था उसके बारे में नहीं पूछा गया है, किस बादशाह ने कराया था उसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर आपका जो जवाब है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। ठीक है, सो अकबर वॉज द पर्सन, अकबर वॉज द किंग हु कमीशन्ड, यानी कि जिसने करवाया था महाभारत का फारसी में तर्जमा। अब सवाल ये होता है, महाभारत का जो पर्शियन में या फारसी में तर्जमा या ट्रांसलेशन हुआ था वो क्या था? तो उसका नाम है, जो फारसी में महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ था उसका नाम है रज़्मनामा। ओके, क्या नाम है? रज़्मनामा। रज़्म कहते हैं वॉर को, जंग, नामा मतलब स्टोरी। ठीक है, तो मतलब ये जंग की एक स्टोरी है, वॉर स्टोरी है। वॉर स्टोरी बेसिकली है, महाभारत बेसिकली एक जंग ही तो है। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन पर्शियन में जो हुआ था वो हुआ था रज़्मनामा के नाम से, यानी कि वॉर स्टोरी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पूछा गया है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द अन्ना सिस्टम डिवाइडिंग द रुपीज इनटू, यानी कि अंग्रेजों ने एक करेंसी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था। उस सिस्टम का नाम था आना सिस्टम। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों को आना के बारे में बात करते हुए सुना होगा, जिसको बेसिकली आना कहा जाता था। ओके, तो आपने सुना होगा आपके बड़े बूढ़ों को 8 आना, 4 आना, 16 आना के बारे में बात करो। तो अगर आपने नहीं सुना है तो अपने मतलब पेरेंट्स से पूछिएगा कि आना क्या होता था, तो वो आपको बताएंगे आना क्या होता था। तो ये अंग्रेजों का लाया हुआ एक करेंसी सिस्टम था। अंग्रेजों ने बेसिकली एक आना सिस्टम को लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि जो अंग्रेजों का आना सिस्टम था वो कितने रुपए, कितने आने मिलकर के 1 रुपया बनता था, यानी कि 1 रुपया कितने हिस्सों में डिवाइड होता था, तब जाकर के वो एक आना बनता था। यहां ये सवाल पूछा जा रहा है। तो एक आना बेसिकली, 1 रुपया बेसिकली 16 आने मिलकर बनता था। समझ में आ रहा है? यानी कि 98 यानी 50 पैसा 8 आना होता था। 4 आना आपका होता था 25 पैसा या 54 जिसे बोलते हैं। ओके, तो आपका 16 आना यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 16 आना मिलकर के क्या बनता था? आज का 1 रुपया। ओके, तो यहां पर आप जो है देख रहे हैं, तो ये ब्रिटिश इंडिया का जो कॉइन है उसकी फोटो है, इसको भी देख लीजिए। तो 16 आना मिलकर के 1 रुपया आपका बनाता था। ये किसका लाया हुआ था? अंग्रेजों का करेंसी सिस्टम था इंडिया में, आना। आगे चलते हैं, पूछ रहे हैं विच रिवर इन द वैदिक इंडिया वाज कॉल्ड विपासा। ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको वैदिक काल के भारत में विपासा कहा जाता था। अब वैदिक काल आप जानते होंगे, बहुत पुराने जमाने में जब वेद लिखे जा रहे थे, जो एक काफी फेमस हिंदू ग्रंथ है, जिनको मतलब कि हम कहते हैं, कई सारे हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। ठीक है, तो जब वो लिखे जा रहे थे, लगभग आज से लगभग बात हो रही है एटलीस्ट 2500-3000 साल पुरानी। तो जब कह रहे हैं कि जब ये वेद लिखे जा रहे थे, तो उस जमाने में एक नदी थी जिसको विपासा कहा जाता था, और वो नदी आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। सवाल ये है कि वो नदी जो है, जिसको वैदिक काल में विपासा कहा जाता था, उसका मॉडर्न नेम क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपसे यह सवाल हो रहा है। ठीक है, यहां पर पूछ रहे हैं विच रिवर इन द वैदिक इंडिया वाज कॉल्ड विपासा। विपासा किस नदी को कहते थे? 4 ऑप्शन है, ब्यास,
झेलम, इंडस एंड चिनाब। यहां पर आपका ऑप्शन ए यानी ब्यास जो है वो सही है। ब्यास नदी जो है उसको कहा जाता था विपाशा वैदिक इंडिया में। ब्यास नदी बेसिकली आपकी निकलती है हिमालयन से, ठीक है, और पंजाब होते हुए ये आगे बढ़ जाती है। लगभग आप मान लीजिए काफी बड़ी नदी है, एटलीस्ट ये जो है 20,303 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। कितना? 20,303 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये ब्यास नदी कवर करती है। और इसको वैदिक काल में क्या कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था। विपाशा मतलब एक ऐसी नदी जो जिसकी मतलब कोई सीमा ना हो, एक ऐसी नदी जो खुलकर बह रही है, ठीक है, बिना रोकथाम के जो नदी बह रही है उसको विपाशा कहा जाता था। ठीक है, तो विपाशा किसको कहते थे आज के दौर में? ये क्या है? ब्यास नदी। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ये जो फोटो है ये ब्यास नदी का ही है। ठीक है, आगे चलते, पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ियां हिमालय की। सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किस राजा को या किस इंसान को कहते हैं? तो पहले समझिए हु इज द नेपोलियन। नेपोलियन ऑफ इंडिया कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? तो नेपोलियन बेसिकली एक राजा था। नेपोलियन का ख्वाब था पूरी दुनिया को जीतना, इसलिए इसको जो था कहना चाहिए सेकंड अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। नेपोलियन ये 17वीं सदी से था और इसने जो था लगभग अभी 300-400 साल पुराना ही है, और इसने इजिप्ट पे और ब्रिटेन पे सब जगह पे इसने जो था हमला किया था इसकी आर्मी ने। इंडिया आने का भी ये लोग प्लान बना रहे थे बट इट वाज नॉट द पॉसिबल, तो ये हो नहीं पाया। तो नेपोलियन की तरह एक और था इंडिया में और उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। सवाल यह है कि वो कौन था जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया? चंद्रगुप्ता, अशोका, हर्षवर्धना और समुद्रगुप्ता। बहुत से लोग यहां कंफ्यूज होकर अशोका का नाम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अशोका डेफिनेटली अशोका वाज द ग्रेट लीडर एंड ग्रेट किंग। तो बहुत लोगों को लगता होगा अशोका ने काफी जंग जीती, तो अशोका हो सकता है नेपोलियन ऑफ इंडिया अशोका को कहा जाता हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, असल में नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता को। गुप्ता एम्पायर का एक बादशाह था समुद्रगुप्ता, लेकिन यह है करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहां पर एक और नाम है जो है चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा देख लीजिए। चंद्रगुप्त जो है वो आपका गुप्ता एम्पायर का फाउंडर था। इसने गुप्ता एम्पायर की नींव रखी थी, बुनियाद रखी थी, और समुद्रगुप्ता जो था वो इसका लड़का था। ठीक है, तो समुद्रगुप्ता को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। और समुद्रगुप्ता की बेसिकली एक वो भी मिली है, एक कॉइन मिला है जिस कॉइन में समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा जो था जिसकी डिपिक्शन जो था एक कॉइन पर है वीणा बजाते हुए, तो वो समुद्रगुप्ता की है। ओके, सो यहां पर हमने जो है उसको ऑन स्क्रीन भी ले लिया है, देख लीजिए आप। तो जो वीणा जो होता था, तो ये बेसिकली बादशाह ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर हूं। ओके, मैं म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए उसने अपनी एक ऐसी डिपिक्शन बनवाई जिसमें वो वीणा बजा रहा था। तो यहां पर कौन है आपका सही आंसर? समुद्रगुप्ता, ऑप्शन डी। आगे आते हैं, सवाल हो रहा है हु इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड एज मैनी 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपास एंड डिमोलिश्ड मैनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज। यहां पर सवाल यह हो रहा है कि कौन सा ऐसा बादशाह था जिसने लगभग 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपा और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को जो था तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ऐसा कौन सा बादशाह था? ओके, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले ये समझिए यहां पर 2 चीजें हैं, एक है स्तूपा, एक है मॉनेस्ट्री। पहले सवाल समझिए, सवाल नहीं समझेंगे तो जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां ये चीजें क्या है? आपको उस वक्त जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक स्तूपा है, स्तूपा। ओके, ये दोनों चीजें असल में बुद्धिस्ट रिलीजन से लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं मुस्लिम्स में होते हैं मस्जिद और मदरसा, ओके, हिंदूज में होते हैं मंदिर और गुरुकुल। बिल्कुल इसी तरीके से बुद्धिस्ट में होते हैं मॉनेस्ट्री और स्तूपा। ठीक है, जैसा मुस्लिम्स में मंदिर होते हैं, मुस्लिम्स में मस्जिद होती है, हिंदू में मंदिर होते हैं, इसी तरीके से बुद्धिस्ट में होते हैं स्तूपा। ये मंदिर का रोल प्ले करते हैं बेसिकली। जैसा मुस्लिम्स में मदरसे और हिंदूज में गुरुकुल होते हैं, इनके यहाँ होते हैं मॉनेस्ट्रीज। मॉनेस्ट्रीज वो जगह होती हैं जहां पर इनके स्कॉलर्स यानी मॉन्क वगैरह रहते हैं, जहां पर वो रिलीजियस एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं, वो होती है मॉनेस्ट्री। ये बात समझ आ गई? लेकिन सवाल ये है, एक ऐसा राजा था जिसने 84,000 स्तूपास और मॉनेस्ट्रीज को तबाह कर दिया था।
सवाल यह है कि वो कौन था। अब देखिए अशोका तो नहीं हो सकता, क्यों? अशोका वॉज इटसेल्फ बुद्धिस्ट, अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म धर्म को कबूल कर लिया था। ओके, तो अशोका तो नहीं हो सकता, बल्कि उसने तो बुद्धिज्म को और फैलाया था। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन बी पुष्यमित्रा शुंगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। पुष्यमित्रा शुंगा वो इंसान था जिसने बुद्धिज्म की हजारों मॉनेस्ट्रीज और हजारों स्तूपास को तबाह करके रख दिया था, इन पर अटैक करके। ओके, तो अगर ये बुद्धिस्ट स्तूपास को तबाह नहीं करता और अगर उनको प्रिजर्व करके रखा जाता तो आज आप इंडिया में लाखों स्तूपास और मॉनेस्ट्रीज अपने आसपास देख रहे होते, लेकिन पुष्यमित्रा शुंगा ने लगभग 84,000 स्तूपास और 84,000 मॉनेस्ट्रीज को तबाह किया था। आगे चलते हैं, ऑप्शन आपका यहां पर क्या है? ऑप्शन बी, पुष्यमित्रा शुंगा आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडियाज मैकियावेली? इंडिया का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो पहले समझ लीजिए कि मैकियावेली क्या है। मैकियावेली, यहां पर ये जो मैकियावेली की बात हो रही है, मैकियावेली, तो बेसिकली मैकियावेली जो है एक ब्यूरोक्रेट है, एक फिलोसोफर है, एक स्कॉलर है। ओके, और इसको जो है ये एक ऐसा इंसान था जिसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की जाती हैं। ओके, एक हिस्टोरियन भी है, इसने इतिहास के बारे में भी काफी कुछ लिखा है, फिलोसफी में भी काफी कुछ लिखा है। तो कह रहे हैं कि इंडिया का मैकियावेली कौन है? कौन सा ऐसा शख्स है जिसको इंडिया का मैकियावेली कहा जाता है? चार ऑप्शन है, कौटिल्य, पतंजलि, कपिला और जैमिनी। यहां पर आपके सामने ये जो फोटो है ये बेसिकली मैकियावेली का ही है। ओके, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए, यानी ऑप्शन ए कौटिल्य। कौटिल्य को इंडिया का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य ने भी मैकियावेली की तरह फिलोसफी में बहुत काम किया है। कौटिल्य ने भी मतलब कि जो है कहना चाहिए स्ट्रेटेजिक स्टडीज में बहुत काम किया, मैनेजमेंट स्टडी में अच्छा खासा काम है। कौटिल्य का ही दूसरा नाम है चाणक्य। चाणक्य का नाम आपने बहुत सुना होगा, आई एम श्योर चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाणक्य ही कौटिल्य है, कौटिल्य ही चाणक्य है। बिल्कुल जिस तरीके से गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है, बिल्कुल वैसे ही कौटिल्य ही चाणक्य है। तो कौटिल्य या चाणक्य ने किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। इस किताब में बेसिकली ये बताया है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, बादशाह को कैसे अपने राजपाट को चलाना चाहिए, इसके बाद इन सब के बारे में लिखा है कौटिल्य ने। तो यहां पर आपका एक सवाल और सॉल्व हो गया कौटिल्य की किताब, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया कि अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई है तो यहां पर आपको जो है अब करने में आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हुए जा रहे हैं। ओके, तो ये था बेसिकली हमारा एएमयू बीए का हिस्ट्री का सारा कहना चाहिए सारे के सारे सवाल। इसके अलावा अभी आपके और सवाल है बेसिकली जो इस्लामिक स्टडीज के हैं, सॉरी इंडो इस्लामिक वगैरह के हैं, तो वो सारे सवाल फरीद सर जो है वो साथ ही साथ सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आप फरीद सर के लेक्चर की तरफ स्विच कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल 100% समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फौरन कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है क्वेरी को डाल सकते हैं, वहां पर हम मौजूद रहेंगे, हमारी टीम हमारी तरफ से आपको जरूर रिप्लाई देगी। ओके, सो सी यू सून इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।